5, 4, 3, 2, 1, go! औचित्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। औचित्य सिद्धांत। औचित्य की अवधारणा। आज हम जिसे भारतीय काव्यशास्त्र कहते हैं वो मूलतः संस्कृत काव्यशास्त्र है। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण, रीति, अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, काव्य के गुण, दोष, काव्य के विविध रूप का विश्लेषण है। भारतीय काव्यशास्त्र में विभिन्न संप्रदायों की स्थापना का इतिहास भी बहुत बड़ा रोचक रहा है। प्रारंभ में काव्य और काव्य के रूप की चर्चा चलती रही। शब्दार्थों सहितो काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम कहकर आरंभिक रूप में शब्द और अर्थ को ही प्रधानता मिली, परंतु बाद में ऐसा विचार आया कि शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, वह काव्य का बाह्य रूप मात्र है। काव्य की आत्मा अथवा काव्य का अंतस्तु तो शब्दार्थ से कुछ अलग ही है। इस तरह काव्य की आत्मा, प्राण तत्व अथवा अंतस्तु की खोज करते हुए विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार होने लगा और इसी को लेकर जो मतांतर व्यक्त हुए, उन्हीं के आधार पर संस्कृत काव्यशास्त्र में विभिन्न संप्रदायों का आविर्भाव हुआ। काव्य के प्राणभूत तत्वों के रूप में जो तत्व सामने आए वो इस प्रकार हैं: रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा औचित्य। यही भारतीय काव्यशास्त्र के 6 संप्रदाय हैं। हमें इस इकाई में औचित्य संप्रदाय अर्थात सिद्धांत पर विचार करना है। 12वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ का प्रयाण कर औचित्य नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व साहित्य विचारकों के सम्मुख रखा। क्षेमेंद्र द्वारा निरूपित यह औचित्य अपने काव्य का नियामक तत्व है, यानी औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे क्षेमेंद्र थे। औचित्य के बिना रस का भावन नहीं हो सकता। ऐसा कहकर औचित्य की परिभाषा करते हुए क्षेमेंद्र ने बताया है कि जो जिसके अनुरूप होता है वह उचित होता है और उचित होने का भाव ही औचित्य कहलाता है। रस स्वरूप काव्य के जीवन स्वरूप तथा काव्य अनुभूति में चमत्कार उत्पादक हेतु कहकर क्षेमेंद्र ने औचित्य को रस सिद्ध काव्य का स्थायी तत्व यानी जीवित बताया है। उन्होंने कहा है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। क्षेमेंद्र के मत से औचित्य रस रूप काव्य का जीवन स्वरूप है, काव्यानुभूति में चमत्कार उत्पादक हेतु रूप है। रस सिद्ध काव्य का अगर कोई प्राण तत्व है तो वह है औचित्य। ऐसा कहकर क्षेमेंद्र ने औचित्य को एक विशेष गरिमा प्रदान की है। 28 औचित्य स्थलों का निरूपण करके औचित्य को उसने व्यापक भी बताया है। सुंदर को उचित और असुंदर को अनुचित कहकर समूचे काव्य गुणों का रस आदि का औचित्य में समावेश कर दिया है। इस तरह क्षेमेंद्र ने औचित्य को एक सर्व समावेशक तत्व के रूप में माना है, प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा, उचितम प्राहुराचार्यः सदृशं किल्यस्य यत् उचितस्य चायो भावस्य तदौचित्यं प्रचक्षते। यूँ तो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय क्षेमेंद्र को दिया जाता है। क्षेमेंद्र द्वारा गौरव प्राप्त तत्व और उसका निरूपण भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में क्या सचमुच ही कोई सर्वथा स्वतंत्र और नवीन उद्भावना थी? भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास देखने पर इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्योंकि नामांतर से और प्रकांतर के साथ औचित्य की व्यापक चर्चा भारतीय काव्यशास्त्र में अनुषंगिक रूप से भी क्यों न हो अवश्य मिलती है। क्षेमेंद्र के पूर्व भरत, भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, महिमभट्ट इत्यादि के ग्रंथों में औचित्य तत्व पर प्रसंगवश संकेत मिलते हैं। आचार्य भरत औचित्य विचार का प्रथम उपलब्ध स्रोत अन्य काव्य सिद्धांतों की तरह भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। भरत के नाट्यशास्त्र में औचित्य शब्द का प्रयोग सिद्धांत रूप में तो नहीं हुआ, पर व्यवहार रूप में इसका पर्याप्त प्रयोग हुआ है। भरत के मत से नाटक लोकवृत्ति का अनुकरण है। लोकवृत्ति का अनुकरण सही और अनुरूप होना चाहिए। वह कहते हैं, वयो अनुरूपः प्रथमस्तु भेषः भेषानुरूपस्य गति प्रकारः गति प्रचारानुगतं च पाठ्यम पाठ्यानुरूपो अभिनयस्य कार्यः। अर्थात वह के अनुसार भेष होना चाहिए, भेष के अनुसार गति, गति के अनुसार पाठ्य,
तथा पाठ के अनुरूप अभिनय होना चाहिए। वस्तुतः आचार्य भरत ने औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु स्वाभाविकता के रूप में औचित्य का प्रतिपादन अवश्य किया। भरत मुनि के उपरांत काव्यशास्त्र का निरूपण करने वाले महत्वपूर्ण आचार्य भामा है। आचार्य का यह कथन कि कोई असाधु वस्तु भी आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन जाती है, जैसे काला काजल रमणीय के नैनों में शोभा धारण करता है। वो लिखते हैं, किंचित आश्रय सौंदर्यात् धते शोभा मसाध्वपि कांताबिलोचनस्तनयस्तं मलीमस्मिवांजनम। भामा की तरह ब्रंडी ने भी गुण और दोषों का विवेचन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अनुचित संयोजन से ही दोष उत्पन्न होता है और कभी कौशल अर्थात उचित तत्वों के समावेश से दोष भी गुण में परिणत हो जाता है। दंडी के मत से सुंदर काव्य में दृश्यमान लघु दोष भी उसी प्रकार घृणा का और अनोत्कर्ष का कारण बनता है, जैसे रमणीय शरीर में कोढ़ का दाग। इसलिए कवि को काव्य निर्मित में अल्पतर दोष की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोष युक्त काव्य कुपुत्र के समान निंदा भाजन होता है। इसी चर्चा में भामा के सन्निवेश विशेष तथा यथा आश्रय में औचित्य की ओर संकेत है। रुद्रट ने काव्य अलंकार में औचित्य शब्द का प्रयोग किया है। औचित्य का सैद्धांतिक उल्लेख करने वाले रुद्रट प्रथम आचार्य हैं। उन्होंने दोष परिहार में औचित्य का महत्व स्थापित किया है। रसौचित्य, अलंकारोचित्य, वृत्त्यौचित्य इत्यादि भिन्न भिन्न काव्यांगों के औचित्य पर उन्होंने प्रकाश डाला है। औचित्य तत्व की बहुत व्यापक मीमांसा करने वालों में शिवेंद्र से पूर्व आचार्य आनंदवर्धन का नाम लिया जाता है। उन्होंने ध्वन्यालोक में औचित्य के स्वरूप की स्पष्ट इस प्रकार की है। वो लिखते हैं, अनौचित्याद कृते नात्याद रसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबंधनस्तु रसस्योपनिषद पर। अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान कारण है और औचित्य का समावेश ही रस का परम रहस्य है। आनंदवर्धन का द्वंद्व सिद्धांत रस और औचित्य पर ही स्थापित है। इनका रस विवेचन और शिल्प विवेचन का आधार भी औचित्य है। उन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग करते समय उसके 6 प्रकार निश्चित किए हैं। 1 रस औचित्य, 2 अलंकार औचित्य, 3 गुण औचित्य, 4 संगठन औचित्य, 5 प्रबंध औचित्य यानी प्रबंध औचित्य, 5 6 रीत्यो औचित्य यानी रीति औचित्य। पहला लेते हैं रसौचित्य। रसौचित्य का संबंध रहा है शब्द और अर्थ का नियोजन औचित्यपूर्ण हो, व्याकरण दोष से बचना, प्रबंध काव्य में संधि घटना आदि का प्रयोग रसानुकूल हो, विरोधी रसांगों का वर्णन न हो, गौड़ वस्तु घटना पात्र वातावरण का विस्तार औचित्य हो, विभाव अनुभाव संचारी के वर्णन में औचित्य का निर्वाह हो। दूसरा अलंकारोचित्य के अंतर्गत अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग अलंकार काव्य में आरोपित न हो, भावों की पुष्टि में योग देने वाले अलंकारों की अनिवार्यता, उनका स्थान काव्य में गौड़ होना चाहिए। तीसरा गुणोचित्य, काव्य में गुणों का समन्वय रसानुकूल होना चाहिए। चौथा संगठनोचित्य यानी संगठन औचित्य का संबंध वाक्य रचना से है। पात्र की प्रकृति, विषय का स्वरूप, तात्पर्य और योग्यता को स्पष्ट करने वाली वाक्य रचना होनी चाहिए। 5वां प्रबंध औचित्य, प्रबंध काव्य के नियमों का निर्वहन करना चाहिए। 6ठा रीत्योचित्य यानी वक्ता, रस, अलंकार तथा काव्य के स्वरूप के अनुकरण, रीत का उचित प्रयोग ही रीतोचित है। आनंदवर्धन के व्याख्याकार अभिनवगुप्त ने भी औचित्य के विषय में गंभीर विचार किया है। आनंदवर्धन के व्याख्याकार अभिनवगुप्त ने भी औचित्य के विषय में गंभीर विचार किया है। उनके मत से रस, ध्वनि और औचित्य काव्य के स्थायी तत्व हैं। यह परस्पर मिलकर ही काव्य में भव्यता लाते हैं। वैसे काव्य के मूलभूत जीवित प्राण तत्व तो रस और ध्वनि ही है। औचित्य की सत्ता तो इनसे जुड़कर ही है, अतः गौड़ ही है। फिर भी अभिनवगुप्त का कथन है कि औचित्य की स्वतंत्र सत्ता गौड़ होने पर भी
औचित्य के अभाव में विविध काव्य में पूर्णता असंभव है। इस तरह अभिनवगुप्त के मत से औचित्य काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक ने भी वक्रता के अंतर्गत औचित्य का समावेश पर उसका महत्व स्वीकार किया है। उनके मत से औचित्य वक्रता का परम रहस्य है। वक्रता का मूलाधार जीवन रहस्य औचित्य ही है। अतः वाक्य के शब्द में भी औचित्य का अभाव होने से सहृदयों के आह्लाद कारित्व में हानि होती है। कुंतक वक्रता और औचित्य का संबंध नित्य मानते हैं। महिम भट्ट ने काव्यदोष को अनौचित्य का नाम दिया है और एक प्रकार से औचित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अनौचित्य को रसानुभूति में बाधक माना है। वास्तव में महिम भट्ट ने औचित्य की अपेक्षा अनौचित्य का ही विचार किया है। इनके अतिरिक्त राजशेखर, भोज, यशोवर्धन आदि आचार्यों ने औचित्य के तत्व को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु औचित्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने वाले आचार्यों में सर्वप्रथम आनंदवर्धन ही हैं। ध्यान रहे कि औचित्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले आचार्य रुद्रट हैं। उन्होंने औचित्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया और इसे एक निश्चित रूपरेखा में निर्धारित करने का श्रेय आनंदवर्धन को ही है। अभिनवगुप्त ने भी औचित्य के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की है। औचित्य संबंधी उपरोक्त विकसित धारणा का सम्यक चिंतन करके आचार्य आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त की औचित्य विषयक विवेचन का आधार ग्रहण कर क्षेमेंद्र ने 12वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र काव्य संप्रदाय को जन्म दिया, जिसे औचित्य संप्रदाय कहा गया। क्षेमेंद्र स्वतः ध्वनिवादी थे, फिर भी औचित्य विचार चर्चा नामक अपने ग्रंथ में उन्होंने औचित्य, उसका स्वरूप, महत्व, भेद आदि का मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है। औचित्य को व्यापक काव्य तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा है, उचितस्य भावः औचित्यम। उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। काव्य में प्रत्येक काव्य तत्व का उचित रूप से प्रयोग औचित्य कहलाता है। क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य की आत्मा औचित्य है। उन्होंने काव्य के प्रत्येक अंग, उपांग, शब्द, अर्थ, पद, वर्ण, रीत, गुण, लिंग, वचन, वाक्य, रस, भाव, अलंकार, प्रबंध, प्रसंग, व्यवहार, विचार, विषय आदि सब में औचित्य को महत्वपूर्ण माना है। क्षेमेंद्र के मतानुसार औचित्यस्य चमत्कारिणस्य चारु चवर्ण रस जीवित भूतस्य विचारम करुते अधुना। औचित्य ही रस का जीवित भूत प्राण है, जीवित भूत है, प्राण है। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना है। आगे वो कहते हैं, अलंकारा सत्तो अलंकारा गुणा एवं गुणा सदा औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। संक्षेप में क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का जीवित तत्व माना है। काव्य ही सिद्धि रस से होती है और औचित्य का काम उसे स्थायित्व प्रदान करना है। औचित्य का सामान्य परिचय। पहले हम जानते हैं औचित्य शब्द का अर्थ। औचित्य शब्द का कोशगत अर्थ है उपयुक्तता। साधारण भाषा में औचित्य को स्वाभाविकता माना जा सकता है। प्रत्येक वस्तु का उचित मात्रा में प्रयोग औचित्य है। उचित कार्य, आचरण, व्यवहार भी इसके अर्थ हैं। काव्य में इसका अर्थ काव्यांगों की उचित योजना से है। संस्कृत के आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने पूर्व समस्त काव्य सिद्धांतों का समन्वय किया। क्षेमेंद्र के मतानुसार रस, रीत, अलंकार, धुन, वक्रोक्त आदि सभी का काव्य निर्माण में महत्व है, परंतु इनका महत्व तभी स्वीकार किया जा सकता है जब इनके प्रयोग में औचित्य अर्थात स्वाभाविकता का ध्यान रखा गया हो। औचित्य के अभाव में इसका कोई महत्व नहीं। अब जानते हैं परिभाषा। औचित्य सिद्धांत साहित्य का अत्यंत व्यापक सिद्धांत है। क्षेमेंद्र इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। क्षेमेंद्र के मतानुसार औचित्य से अभिप्राय कवि कर्म का औचित्य है। औचित्य के बिना कोई भी वस्तु उपहास का विषय बन सकती है। उन्होंने औचित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, उचितस्य भाव औचित्यम। उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। वो लिखते हैं, उचितम प्राहुराचार्यम सदृशम किल्यस्यत् उचितस्य चायो भावस्य तदौचित्यम प्रचक्षते। अर्थात जो जिसके अनुरूप हो वो उचित होता है। उचित होने का भाव ही औचित्य कहलाता है। इस उचित को स्पष्ट करते हुए क्षेमेंद्र ने आगे उदाहरण सहित बताया है, उचित स्थान पर रखने से ही अलंकार होते हैं।
तथा औचित्य से होकर गुण गुण होते हैं। इसे उदाहरण में समझाते हुए छेमेंद औचित्य के संदर्भ में लिखते हैं, कंठे मेखलया नितंब फलके नारेण हारेण व पाणो नूपुर बंदनेन चरणे केयूरपाशेन व सौरेण प्रणते रिपो करणाय नाथातिके हास्याताम औचित्येन बिना रुचि प्रणुते न लंकारितिनो गुणः। अर्थात गले में कमर अलंकार, मेखला, नितंब पर झलमलाता हार, हाथों में पैरों का अलंकार, नूपुर और चरणों में मस्तक का आभूषण, केयूर पास धारण करने से कौन व्यक्ति उपहास का पात्र नहीं बनता। इसी प्रकार प्रणत या शरण आए हुए व्यक्ति पर शौर्य तथा उद्दाम, शत्रु पर करुणा प्रदर्शन करना किस प्रकार औचित्यपूर्ण है। सत्य तो यह है कि औचित्य के बिना न अलंकारों की शोभा है और न गुणों की। इसी तरह प्रेम के समय में क्रोध और क्रोध के समय में प्रीति दिखाना, युद्ध स्थल में शत्रु पर करुणा दिखाना तथा शत्रु के शरण आने पर उस पर वीरता दिखाना, ये बातें अत्यंत ही अनुचित हैं। उचितता प्राप्त करके ही संसार में, जगत में अथवा व्यवहार में कोई भी क्रिया आदर को प्राप्त हो सकती है। व्यवहार की बातें ही छेमेंद ने साहित्य पर भी लागू कर दी। सुंदर उचित पद पाकर उसी प्रकार आदरणीय हो सकती है जैसे गौर सुंदरी के माथे पर कस्तूरी के तिलक अथवा श्यामा के माथे पर चंदन का तिलक। औचित्य के विषय में छेमेंद का कथन है कि औचित्य से युक्त वाक्य ही हमेशा सज्जनों के द्वारा आदरणीय एवं स्वीकारणीय होता है। जैसे त्याग से ऐश्वर्य का और शील से बुद्धि का महत्व बढ़ता है, जिस तरह औचित्य से ही व्यवहार में आदर पाया जा सकता है, उसी प्रकार औचित्यपूर्ण वाणी से ही काव्य भी सुंदर बन सकता है। अगली हेडिंग है औचित्य का महत्व। औचित्य सिद्धांत का भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व रहा है। यह सिद्धांत इतना व्यापक है कि इसमें काव्य के सभी अंगों का समावेश हो जाता है। रस काव्य का प्रधान तत्व है। रीत, गुण, अलंकार, वृत्ति तथा काव्य के अन्य सभी अंग रस के आसपास घूमते हैं। उनके इस परिभ्रमण में औचित्य की ही अनिवार्यता है। औचित्य के अभाव में रस की कोई स्थिति नहीं होती, इसलिए औचित्य को रसाभास कहा गया है। रस का विभिन्न तत्वों से संबंध निश्चित करने का काम औचित्य ही करता है। लोक व्यवहार तथा कला व्यापार में सर्वत्र औचित्य का महत्व स्पष्ट है। धर्म, कर्म, नीति, अनीति, पाप, पुण्य औचित्य पर ही आधारित है। संसार में सौंदर्य की कल्पना भी उसी पर आश्रित है। काव्य के सभी तत्व तभी ग्रह माने जाते हैं जब औचित्य के द्वारा सौंदर्य की वृद्धि करने में समर्थ रहते हैं। इन सभी तत्वों में औचित्य द्वारा संतुलन, सामंजस्य, समीचीनता तथा उपयुक्तता उत्पन्न हो जाती है। औचित्य के इस व्यापक और विशद रूप को स्वीकार कर सभी आचार्यों ने एक मत से इस सिद्धांत को महत्व दिया है। अगली हेडिंग औचित्य काव्य का अनिवार्य तत्व। औचित्य काव्य समीक्षा का श्रेष्ठ मानदंड है। औचित्य तत्व का काव्य में अपना मौलिक एवं निरपेक्ष स्थान है। काव्य में रस और भाव के प्रतिपादन के लिए औचित्य अनिवार्य तत्व है। यह सही है कि रस और भाव के बिना औचित्य की सत्ता समाप्त नहीं, अतः श्रेष्ठ काव्य का सर्वाधिक प्राण तत्व और सौंदर्य विधायक तत्व औचित्य है। औचित्य काव्य का नियामक तत्व। अगले औचित्य सिद्धांत का महत्व और अनिवार्यता वादातीत है। जहाँ तक औचित्य सिद्धांत की उपलब्धियों का संबंध है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके कारण काव्यशास्त्र की कमी दूर हो गई है। औचित्य सिद्धांत ने अलंकार, रीत तथा वक्रोक्ति की चमत्कार तथा अतिवादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया, जिसकी वजह से काव्य में स्वाभाविकता का सम्मान होने लगा। आचार्य छेमेंद ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल अलंकार और रीत का अतिवादी प्रयोग काव्य का सौंदर्य बढ़ाने की अपेक्षा अधिक हानि ही पहुँचाती है। परिणामतः काव्य अपने मर्मस्पर्शी कथ्य की अपेक्षा कृत्रिम अलंकारों से आच्छादित रहता है। औचित्य का विचार हमें इससे दूर रखता है। संक्षेप में औचित्य काव्य का नियंत्रक होता है, जो श्रेष्ठ काव्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। सार रूप में कहा जा सकता है कि काव्य निर्मित प्रक्रिया में विभिन्न अनुकूलताओं पर ध्यान देना ही औचित्य है। इसके ध्यान रखने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। काव्य में निहित भावों की संप्रेषणता में बढ़ जाती है। काव्य में सरसता आ जाती है
और सबसे बड़ी बात, काव्य सहृदयों के लिए आनंददायी बन जाता है। काव्य में औचित्य का निर्वहन नहीं किया गया तो काव्य में अनेक दोष रह जाते हैं और इसकी प्रभावोत्पादकता खत्म हो जाती है। औचित्य एक व्यापक तत्व है। अलंकार योजना, रस योजना, वाक्य विन्यास, पदरचना, प्रबंधत्व आदि सभी में औचित्य का भाव जरूरी है। औचित्य के कारण वर्ण विन्यास में चारुता आ जाती है, रसानुकूलता आ जाती है, अलंकार भाव का निरूपण हो जाता है और उद्देश्य कथन में सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जो भी हो, मगर औचित्य को काव्य की आत्मा नहीं कहा जा सकता। औचित्य काव्य का पथ प्रदर्शक जरूर है मगर काव्य का मूल तत्व नहीं। औचित्य काव्य का अंतरंग तत्व होने के बावजूद उसकी महत्ता रस पर ही निर्भर रहती है। आचार्य आनंदवर्धन इसी बात के पक्षधर हैं कि रस से अलग औचित्य का अस्तित्व नहीं है। आचार्य क्षेमेंद्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वे रस सिद्ध काव्य को स्थिर प्राण तत्व यानी जीवित औचित्य को मानते हैं, रसहीन काव्य को नहीं। औचित्य काव्य का अनिवार्य अंतरंग गूढ़ और सूक्ष्म तत्व जरूर है मगर काव्य की आत्मा नहीं। समाप्त।